15 अगस्त 1769 कोर्सिका का छोटा सा जजीरा जो उस वक्त नई नई फ्रांस के कब्जे में आया था। यहाँ एक घराने में एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम रखा जाता है नपोलियोने दी बोनापार्टे। कोर्सिका के लोग इटालियन जुबान और तहजीब से करीब थे, लेकिन अब वो फ्रेंच हुकूमत के ज़ेरे असर थे। ये दोहरे असर नपोलियन की शख्सियत को भी दो सिमतों में खींचते रहे। नेपोलियन का खानदान वैसा अमीर नहीं था, लेकिन इज्जतदार था। वालिद कार्लो बोनापार्ट एक वकील और सियासी शख्सियत थे। वालिदा लेटिजिया मजबूत इरादे वाली और घरेलू जिम्मेदारी निभाने वाली। 8 भाई बहनों में नेपोलियन दूसरे नंबर पर था। बचपन से ही उसमें इखलाकी कुव्वत और खुद पे भरोसा नुमायां था, मगर घर का माहौल फ्रांस और कोर्सिका के सियासती तनाज़ों से भरपूर था, जिसने उसकी सोच को गहरा बना दिया। नेपोलियन को छोटी उम्र में ही तालीम के लिए फ्रांस भेज दिया गया। पहले अजैक्सियो के स्कूल, फिर मेनलैंड फ्रांस के ब्रियन ले शातो मिलिट्री एकेडमी। यहाँ उसने जबरदस्त दिमाग और मैथ्स, खासकर आर्टिलरी साइंस में कमाल दिखाया। गरीब कोर्सिकन लड़का होने की वजह से क्लासमेट्स उसका मजाक उड़ाते, लेकिन उसकी मेहनत और खुद एतमादी ने सबको हैरान कर दिया। फ्रांस में रहते हुए भी नेपोलियन अपने कोर्सिकन असूल और पहचान से जुदा रहा। वो अक्सर अपने घर वालों को लिखता कि उसका दिल अब भी जजीरे की आजादी के लिए धड़कता है। ये दोहरे जज्बात, फ्रेंच तालीम और कोर्सिकन वफा उसकी शख्सियत का बुनियादी हिस्सा बने। में सिर्फ 15 साल की उम्र में नेपोलियन को पेरिस की मशहूर इकोल मिलिटेर में दाखिल कर दिया गया। यहाँ से उसका असली फौजी सफर शुरू होता है। गुर्बत के बावजूद उसने रियासती वजीफा हासिल किया और सिर्फ 1 साल में 2 साल के कोर्स को मुकम्मल करके ग्रेजुएशन हासिल की। ये उसकी जहानत और मेहनत का सबूत था। इस तरह एक छोटे जजीरे का लड़का जो अपने घर से दूर और 2 जुबानों के दरमियान पले, अब फ्रांस की फौज का अहम हिस्सा बन गया। अगला मरहला उसकी पहली जंगों, फ्रेंच इनकिलाब और वो फैसले हैं जो उसे दुनिया के सबसे अजीम सिपा सलार बनाएंगे। दोस्तों, पिछले हिस्सों में हमने देखा कि कैसे कोर्सिका का एक नौजवान नेपोलियन बोनापार्ट पेरिस की इकोल मिलिटेर से ग्रेजुएट हुआ। अब वक्त है उस मोड़ का जब फ्रांस में इनकिलाब की आग भड़क रही थी और नेपोलियन का किस्मती सफर असल रूप लेता है। में सिर्फ 16 साल की उम्र में नेपोलियन को तोपन की रेजिमेंट, आर्टिलरी, मेन मुलाजमत मिली। गुर्बत के बावजूद वो हमेशा किताबें पढ़ने और स्ट्रैटेजी सीखने में मसरूफ रहता। फ्रांस उस वक्त माली बहरान और सियासी बेचैनी का शिकार था, जो जल्दी ही पूरे मुल्क को हिलाकर रख देगी। 1789 में फ्रांस में इनकिलाब का धमाका हुआ।
बादशाह लुई XVI के खिलाफ अवाम उठी। अमीर और गरीब सब नया निजाम चाहते थे। नेपोलियन ने इस सियासी तब्दीली को दूर से देखा, लेकिन समझ गया कि ये उसके लिए नए दरवाजे खोल सकती है। में टूलोन का शहर बादशाह पसंद बागी फौजों और ब्रिटिश समुंदरी कुव्वातों के कब्जे में था। नेपोलियन को आर्टिलरी की आयादत दी गई। उसने अपने शानदार निजाम और हिसाब से तोपें लगाई और चंद दिनों में शहर को आजाद करवा दिया। इस जीत ने उसे केवल 24 साल की उम्र में ब्रिगेडियर जनरल बना दिया। मगर फ्रांस की सियासत इतनी आसान नहीं थी। गिरोंदिन्स, जैकबिन्स और डायरेक्टरी के दरमियान लाकानूनियत का सिलसिला चलता रहा। नेपोलियन को एक दफा सियासी रिश्ते की वजह से गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन चंद हफ्तों बाद सबूत न होने पर रिहा कर दिया गया। में पेरिस में बादशाह पसंद दंगों ने हुकूमत को गिराने की कोशिश की। डायरेक्टरी हुकूमत ने नेपोलियन को शहर की दिफा की जिम्मेदारी दी। उसने तोपों का इस्तेमाल करते हुए बागी हरा दिए। A whiff of grape shot, ये लफ्ज उस वक्त मशहूर हुआ। इससे उसकी शोहरत और बढ़ गई। डायरेक्टरी को अब समझ आया कि ये नौजवान जनरल सिर्फ पेरिस ही नहीं, पूरे यूरोप के मैदानों में कामयाब हो सकता है। 1796 में नेपोलियन को इटली की फ्रेंच आर्मी का सुप्रीम कमांडर बनाया गया। वो अपनी बीवी जोसेफिन को छोड़कर एल्प्स के दूसरी तरफ निकल पड़ा। ये वो मोड़ था जहां से उसका असली फौजीदारी दौर शुरू होता है। 1796 के बहार में नेपोलियन अपनी फौज को आल्प्स के मुश्किल रास्तों से लेकर इटली के मैदानों तक पहुंचा। गुर्बत और थकान के बावजूद उसने अपने सिपाहियों को हौसला दिया। रियासत का मुस्तकबिल तुम्हारे हाथ है। इस दिखाई कायदत ने फौज में नफरत को मोहब्बत में बदल दिया। पहली बड़ी जीत, बैटल ऑफ लोडी, ने नेपोलियन को लिटिल कॉर्पोरल का लकाब दिलाया। आर्कोल और रिवोली की जंगों में उसकी स्ट्रैटेजी ने ऑस्ट्रियन फौज को बरेश की तरह बिखेर दिया। सिर्फ चंद महीनों में इटली का नक्शा बदल गया और यूरोप नेपोलियन का नाम गूंजना लगा। में कैंपो फॉर्मियो का मुआहिदा हुआ, जहां ऑस्ट्रिया ने नेपोलियन की शर्तें मान ली। ये सिर्फ फौजी नहीं बल्कि सियासी फातह भी थी। नेपोलियन ने पहली दफा फ्रांस की हुकूमत को अपनी शर्तें मनवाने पर मजबूर किया। पेरिस वापस लौटकर नेपोलियन एक हीरो बन चुका था, मगर उसकी नजर और दूर थी। ब्रिटेन अब भी सबसे बड़ा दुश्मन था। समुद्री मुकाबले में फ्रांस कमजोर थी, इसलिए उसने एक नया तरीका सोचा। ब्रिटेन के हिंदुस्तान तक रास्तों को काट दो। में नेपोलियन 40,000 सिपाहियों के साथ मिस्र को रवाना हुआ। उसका मकसद था सुएज से हिंदुस्तान तक ब्रिटेन की तिजारत को रोकना। अलेक्जेंड्रिया पर कब्जा और फिर पिरामिड्स की जंग में उसने ममलुक फौज को शिकस्त दी। मगर एडमिरल नेल्सन की ब्रिटिश नेवी ने अबूकेर बे में फ्रेंच बहरिया को तबाह कर दिया, जिससे नेपोलियन का समुद्री रास्ता बंद हो गया। नेपोलियन सिर्फ फौजी मुहिम पर नहीं था,
उसने साइंटिस्ट्स और स्कॉलर्स का एक कमीशन दे साइंसेस एट दिस आर्ट्स दी साथ भेजा। इसी दौरान रोजेटा स्टोन मिली जिसने पुराने मसरी राज खोलने में मदद दी। ये इंसानी तारीख का एक नया बाब था। में यूरोप की सियासत बदल रही थी। फ्रांस में हुकूमत कमजोर हो चुकी थी। नेपोलियन समझ गया कि अब वक्त है हुकूमत अपने हाथ में लेने का। वो चुपके से फ्रांस वापस आया और 18 ब्रोमेर के कूप में डायरेक्टरी को हटाकर कॉन्सुलेट कायम कर दिया। के कूप के बाद नई हुकूमत का निजाम कॉन्सुलेट कहलाया। नेपोलियन को फर्स्ट कॉन्सुल का रुतबा मिला। असल में फ्रांस का सबसे ताकतवर आदमी। उसने कानून, इकोनॉमी और तालीम में अहम इस्लाहात शुरू की ताकि मुल्क को इनकलाब के हंगामे से निकलकर मुस्तकिल रास्ते पर डाल सके। नेपोलियन कोड, जो आज भी दुनिया के कानूनी निजामों का बुनियादी हिस्सा है, इसी दौर का शाहकार है। इसने अवाम को बराबरी, जागीरदारी के खत्मा और दौलत के बेहतर तकसीम का वादा दिया। बैंक ऑफ फ्रांस, लीसेज, मॉडर्न स्कूल्स और नई सरकारी इदारों ने मुल्क को मजबूत बनाया। चर्च और स्टेट के दरमियान लंबी लड़ाई को खत्म करने के लिए 168 का कॉन्कोर्डाट साइन हुआ। इस मुआहिदे ने कैथोलिक चर्च को फ्रांस में दोबारा मंजूरी दी, लेकिन सरकारी इख्तियार नेपोलियन के हाथ रहा। इससे अवाम का यकीन और मजबूत हुआ। (1802) में ब्रिटेन के साथ ट्रीटी ऑफ अमियंस ने चंद अरसे के लिए अमन कायम किया, मगर ये सुकून मुख्तसर था। ब्रिटेन और यूरोप के दूसरे रियासत जल्दी ही फिर से जंग के मोड़ पर आ गए। नेपोलियन को सिर्फ फर्स्ट कॉन्सुल होने पर इत्मीनान नहीं था। 2 दिसंबर 1804 को नोट्रे डाम कैथेड्रल में एक अजीम ताजपोशी हुई। सबको हैरत हुई जब पोप पायस VII ताज देने को तैयार खड़ा था, लेकिन नेपोलियन ने अपने हाथ से ताज उठाया और अपने सर पर रख दिया। ये एक वाज़े पैगाम था, मेरी ताकत मेरी अपनी है, किसी और की देन नहीं। इस दिन से वो एम्परर ऑफ द फ्रेंच कहलाया। एम्परर बनने के बाद नेपोलियन का ख्वाब था पूरे यूरोप को एक निजाम में जोड़ना, एक कॉन्टिनेंटल सिस्टम जो ब्रिटेन के तिजारती जाल को तोड़ दे। मगर इस बढ़ती हुई ताकत ने यूरोप की बाकी कवातों को फिर से उसके खिलाफ इकट्ठा कर दिया। नेपोलियन ने अपनी फौज को एक नया रूप दिया जिसे दुनिया ने ग्रांड आर्मे के नाम से जाना। लाखों सिपाही, बेहतरीन आर्टिलरी और नए सप्लाई निजाम। ये फौज सिर्फ फ्रांस ही नहीं, पूरे यूरोप का सबसे ताकतवर लश्कर बन गई। (1805) में ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया और रशिया ने नेपोलियन के खिलाफ थर्ड कोalition बनाई। नेपोलियन ने अपनी स्ट्रेटजी से ऑस्ट्रिया के शहर उल्म को गैर लोहिया। फिर 2 दिसंबर 1805 को ऑस्टरलिट्ज की मैदान पर, जिसे बैटल ऑफ द 3 एम्परर्स कहते हैं,
नेपोलियन ने इतनी शानदार जीत हासिल की कि यूरोप का नक्शा हिल गया। ये जंग आज भी फौजी स्ट्रेटजी का शाहकार मानी जाती है। 1800 में प्रुशिया ने चैलेंज किया, लेकिन जेना और ऑरस्टेड की जंगों में ग्रांडे आर्मी ने उन्हें शिकस्त दी। नेपोलियन ने फिर ब्रिटेन की तिजारत को तोड़ने के लिए कॉन्टिनेंटल सिस्टम लगाया। यूरोप भर में ब्रिटिश माल पर पाबंदी, मगर ये निजाम ताजिरों और अवाम के लिए मुश्किलात का सबब बना। स्पेन को कॉन्टिनेंटल सिस्टम में शामिल करने के लिए नेपोलियन ने अपने भाई को वहां का बादशाह बनाया, मगर स्पेन के अवाम ने बगावत की और गेरिल्ला जंग शुरू हुई। इस जंग ने ग्रांडे आर्मी का खून चूस लिया और फ्रांस के लिए एक लंबी दर्दनाक मुश्किल साबित हुई। में नेपोलियन ने सबसे बड़ा रिस्क उठाया, रशिया पर हमला। लाखों सिपाहियों का लश्कर मॉस्को तक पहुंच गया, लेकिन रशियन फौज ने स्कॉर्च्ड अर्थ स्ट्रेटजी अपनाई, शहर जलाकर पीछे हट गई। सर्दियों ने और भूख ने ग्रांडे आर्मी को तबाह कर दिया। सिर्फ छोटा हिस्सा वापस फ्रांस लौट सका। ये वो मोड़ था जहां से नेपोलियन का जवाल शुरू होता है। रशिया की तबाही के बाद यूरोप की तमाम कुव्वतें फिर से नेपोलियन के खिलाफ इकट्ठी हो गईं। अब यूरोप का मैदान फिर से जंग का ऐलान कर चुका था और नेपोलियन को पहली दफा असल नुकसान का सामना था। अठारह सौ 13 में ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया ने सिक्स्थ कोalition बनाई। लाइप्जिग की जंग, जिसे बैटल ऑफ नेशंस भी कहते हैं, यूरोप की सबसे बड़ी जंग थी। नेपोलियन ने बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन उसकी कमजोर फौज और सप्लाई लाइंस ने उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस शिकस्त ने फ्रांस की सरहदें को बिखेर दिया। 1814 में दुश्मन फौज पेरिस तक आ पहुंची। नेपोलियन ने आखिरी कोशिश की, मगर सियासती दोस्तों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। 11 अप्रैल 1814 को उसने पहली दफा तख्त से दस्तबरदार होने का ऐलान किया। फ्रांस का एम्पायर अब जलावतन बन गया। नेपोलियन को इटली के करीब छोटी सी जजीरा एल्बा भेज दिया गया। वहां भी उसने एडमिनिस्ट्रेशन, रोड्स और छोटी फौज बनाई, मगर दिल के कोने में वापस फ्रांस का ख्वाब जिंदा था। में नेपोलियन छुपकर इल्बा से निकल गया। फ्रांस वापस लौटकर सिर्फ चंद हफ्तों में मुल्क की फौज और अवाम ने उसे फिर से अपना लीडर तस्लीम कर लिया। यह दौर 100 डेज के नाम से मशहूर है। जून 1815 को बेल्जियम के मैदान वाटरलू पर नेपोलियन ने अपनी आखिरी जंग लड़ी। ड्यूक ऑफ वेलिंगटन और प्रशियन जनरल ब्लूकर के मिले हुए लश्करों ने फ्रांस को शिकस्त दी। ये वो दिन था जहां नेपोलियन का फौजी दौर हमेशा के लिए खत्म हो गया। शिकस्त के बाद ब्रिटेन ने उसे दूर समुंदरी जजीरा सेंट हेलेना भेज दिया। यहाँ नेपोलियन छोटी सी हवेली लॉन्गवुड में जिंदगी के आखिरी दिन गुजरने लगा। वो अपने दिन किताबें पढ़ने,
यादों को लिखने और फौजी कुदरत के सफर को सोचने में गुजरता। मई 1821 को नेपोलियन का इंतकाल हुआ। 2 दशकों बाद उसके रिमेन्स पेरिस के लेस इनवलीड्स में दफन किए गए। आज भी उसका मकबरा फ्रांस की ताकत और उन खवाई सपनों का निशान है। नेपोलियन ने यूरोप के कानून, फौज और सियासत को हमेशा के लिए बदल दिया। उसका नेपोलियनिक कोड आज भी दुनिया के कानूनी निजामों का हिस्सा है। नेपोलियन एक इंसान था, ना देवता ना शैतान। उसकी जीतें और शिकस्तें हमें याद दिलाती है कि इरादा, स्ट्रैटेजी और हिम्मत से तारीख लिखी जा सकती है, लेकिन हद से ज्यादा शौक और ताकत इंसान को गिरा भी सकती है। उसकी कहानी आज भी रहनुमाओं और अवाम दोनों के लिए सबक है। ये था बख्श वाइब्स का नेपोलियन बोनापार्ट का सफर। उरूज से जवाल तक का ये सफर इंसानी हिम्मत और कमजोरी दोनों का आईना है। अगर आपको ये पूरी सीरीज पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए दुनिया की तारीख के और दिलचस्प सफर ला सकें। मैं हूं आपका दोस्त और ये है बख्श वाइब्स।